मुझे वो पल याद है जब वो पागल हो गई थी। अक्टूबर के एक मंगलवार का दिन था और मैं अपने दोस्तों को कोई बेतुका टिकटॉक दिखा रहा था जिसमें एक एआई बिल्ली बैलरीना स्कर्ट पहने घूम रही थी। तभी वो पहली बार हमारे टेबल पर आई। ये तो बहुत ही खास है। उसने धीरे से कहा। हम सबने ऊपर देखा तो कैलकुलस की सोफिया बेनेडेटी मेरे फोन में झांक रही थी। उसकी एक अजीब सी मुस्कान देखकर मेरा रोम रोम कांप उठा। वो लड़की हफ्तों से मुझे देख रही थी। वो हमेशा दूरी बनाए रखती थी, कभी सीधे मेरी तरफ नहीं देखती थी, लेकिन मैं हमेशा उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर सकता था। शुक्रिया, मैंने कहा और अपने फोन पर वापस स्क्रॉल करने लगा। उसका चेहरा उतर गया। शायद वो और कुछ देखने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन स्टेट्स में मेरी एक इन्फ्लुएंसर गर्लफ्रेंड थी और टिकटॉक वाले लगभग सभी लोग ये बात जानते थे। सोफिया 30 सेकंड तक अजीब तरह से इधर उधर घूमती रही, फिर चली गई। कुछ सेकंड बाद वो जीन्स के ऊपर गुलाबी रंग का ट्यूट पहने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में आ गई। उसका मेकअप बहुत ही भद्दा था, टेढ़ा मेढ़ा, आईलाइनर उससे किसी पागल गुड़िया जैसा दिखा रहा था। वो आगे की लाइन में बैठी अजीबोगरीब हाथों की हरकतें कर रही थी, मानो किसी धुन पर बह रही हो जिसे सिर्फ वही सुन सकती हो। क्या उसका ब्रेकडाउन हो रहा है? लूका फुसफुसाया। मैंने कंधे उचका दिए, लेकिन जब भी मेरी नजर उससे मिलती वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती। ये दोपहर के खाने से पहले की बात है। मैंने देखा कि सोफिया अपने सर पर कैपुचिनो की कैप बैलेंस करते हुए हॉलवे में घूम रही थी। कैपुचिनो यहाँ धमाका बचाने वाली है। वो खिलखिलाकर हंसी, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर खिंच गया। वो घूमते हुए चुस्कियां लेती, एक बूंद भी नहीं गिराती, और वो जितनी अजीब हरकतें करती जाती लोग उस पर उतना ही ज्यादा ध्यान देते। बच्चे ने उसे चारों ओर से घेर कर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेन कैरेक्टर एनर्जी जैसे कैप्शन के साथ क्लिप पोस्ट करने लगे, लेकिन उनकी हंसी में एक अलग ही तीखापन था। सबको अंदाजा हो गया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैं हॉलवे से बचकर निकल गया ताकि उसे टकरा न जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं दाएं मुड़ा मैंने उसे कोने में ऐसे खड़ा पाया जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। वो पास आई और उसने मुझे एक कुकी देते हुए कहा, तुम वो डोपामीन हो जिसकी मुझे लत लग गई है। तुम्हारे साथ वायरल होने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं उसकी बकवास से तंग आ गया था। मैंने कुकी जमीन पर फेंक दी और चिल्लाया, सोफिया, तुम्हें यह सब बंद करना होगा, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। सब रुक गए और हमें घूरने लगे। मुझे कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई दे रही थी जो सोफिया पर हंस रही थी। मुझे लगा कि वो चली जाएगी, लेकिन उसने अपना सर झुकाते हुए पूछा, क्या बंद करना होगा? ये सब मिस बैलरीना कैपुचिनो वाला मामला। तुम तो मजाक बन गई हो सोफिया, लोग तुम पर हंस रहे हैं। मुस्कुराते हुए उसका चेहरा जम गया। एक पल के लिए मुझे अफसोस हुआ जब उसकी आंखें दुख और शर्मिंदगी से भर गई, लेकिन उसने फौरन अपना मुखौटा उतार दिया था। मजाक? मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं तुम्हें हंसाने में कामयाब रहूं। तुम्हें पता है कि मुझे इससे कभी हंसी नहीं आएगी। सोफिया मुझे घूर रही थी, मानो उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वो रोए या चीखे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो बस मुड़कर चली गई। अगली 2 क्लासें बहुत ही खराब रही। सोफिया के मैसेज से मेरा फोन बजता ही रहा। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आते रहे। मैं जितना उससे दूर जाना चाहता वो उतना मेरे पास आती रहती। तुमने मुझे दुख पहुंचाया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, ये सोचकर कि उससे छुटकारा पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। मैं प्रिंसिपल के पास जाने के लिए तैयार था। मैंने कैफेटेरिया में लंच भी छोड़ दिया और लाइब्रेरी में खाना खाया। मैं उम्मीद करता रहा कि मैं उसे ना देखूं। मैं बस यही चाहता था कि दिन खत्म हो जाए ताकि मैं घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकूं। अचानक लूका दौड़ता हुआ लाइब्रेरी में आया। वो घबराया हुआ लग रहा था। मार्को, सोफिया, वो कैफेटेरिया में एक मेज पर है, तो तुझे आना ही होगा यार। मेरी रगों में खून जम गया। मेज पर क्या मतलब है? बस आजा यार तू। मैं धड़कते दिल के साथ हॉल में भागा। कैफेटेरिया पहुंचने से पहले ही चीखने, चिल्लाने और कुर्सियों के जमीन से टकराने की आवाजें हवा में गूंजने लगी। सोफिया बीच वाली मेज पर खड़ी थी, अभी भी अपना ट्यूटू पहने हुए किसी इंसान के बस से ज्यादा तेजी से घूम रही थी। उसका फोन उसकी कलाई पर टेप से चिपका हुआ था। कुछ नाइट को रिमिक्स कान फाड़ देने वाली आवाज में बज रहे थे। सभी लोग दीवारों से टिके हुए थे, फोन निकाले हुए थे, लेकिन उनके चेहरे डर से रंगे हुए थे। उसके दाहिनी हाथ में कॉफी का एक भाप से भरा मग था। सिम्स और सिग्मास ध्यान दें, बैलरीना कैपुचिनो अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली है। उसकी नजर कमरे के आसपास मेरी आंखों से मिली और उन पर टिक गई। ये सब तुम्हारे लिए है मार्को, ये सब तुम्हारे लिए है।
मेरे अंदर का रोम रोम खतरे की चेतावनी दे रहा था, लेकिन मैं ना तो हिल पा रहा था और ना ही सांस ले पा रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने ढक्कन फाड़ दी और पूरा कप अपनी खोपड़ी पर उड़ेल दिया। उसके गले से निकली चीख इंसानी नहीं थी। कॉफी उबल रही थी, उसके सर से भाप उठ रही थी जैसे आग लगी है, लेकिन वो डालती रही, जबकि उसकी खोपड़ी पर छाले पड़ने और छिलने लगे थे। क्या अभी तुम्हें लगता है कि मैं मजाक हूँ मार्को? वो हंसी, उसके चेहरे पर खून और कॉफी बह रही थी। क्या अभी तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? सभी लोग दौड़ रहे थे और चीख रहे थे, लेकिन मैं तो जैसे उसी जगह जम गया था। उसने पूरा कप अपने ऊपर खाली कर दिया। उसकी त्वचा छिल छिल कर नीचे का कच्चा मांस दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो उस भयानक हालत में चक्कर खाने लगी। हमारे टीचर्स को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन सोफिया को देखकर वो भी डर गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि खून और जलन से लथपथ एक लड़की इतनी तेजी से कैसे चक्कर खा सकती है। आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अभी भी खुली थी और वो मुझे घूर रही थी। मैं भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर अपनी उखड़ी हुई सांसों में फुसफुसाई। वो मुझे याद रखेगा, वो मुझे याद रखेगा हमेशा के लिए। फिर वो शांत हो गई। कहते हैं कि वो बच गई और उसे कुछ समय के लिए पागलखाने भेज दिया गया। मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाहर आने से पहले मैं कॉलेज चला गया था। मैंने अपना नंबर बदल दिया और अपने सारा सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया। लेकिन कभी कभी देर रात को मैं अब भी अपने दिमाग में उसकी खिलखिलाहट सुनता हूँ। और सबसे बड़ी बात, वो सही थी। मुझे वो हर दिन याद आती है, जब भी मैं कैपुचिनो का कप देखता हूँ, जब भी मैं म्यूजिक सुनता हूँ, जब भी कोई मासूमियत से घूमता है। मैं उस कैफेटेरिया में वापस चला जाता हूँ, सोफिया बेनेडेटी को मेरा ध्यान खींचने के लिए खुद को बर्बाद करते हुए देखता हूँ। मुझे मेरी रूममेट माया की बात मान लेनी चाहिए थी जब उसने मुझे रात की क्लासेस के बाद अकेले घूमने से मना किया था। वो कैंपस में लड़कियों के लापता होने के मामले को लेकर बहुत टेंशन में थी। 6 महीने में 3 लड़कियां और सभी शाम के साइकोलॉजी के लेक्चर के बाद गायब हो गई। यूनिवर्सिटी ने इसे किसी तरह छुपाए रखा था, लेकिन माया जैसे स्टूडेंट्स के पास अंदरूनी जानकारियां पाने का एक तरीका होता है। लेकिन मैं रात के 9:47 बजे एक बंद पड़े फोन के साथ ठीक उसी रास्ते पर चल रही थी जहां सारा बर्न, मोनिका रिवेरा और एशले पार्क को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। प्रोफेसर स्कॉट का लेक्चर फिर से देर से शुरू हुआ था और मुझे कल के नोट्स बनाने में उनकी मदद करने के लिए रुकना पड़ा। जैसे ही मैं सुनसान सड़कों पर चल रही थी, नवंबर की ठंड मेरी जैकेट को चाकों की तरह चीर रही थी। इमारत के पीछे उन पुराने ओक के पेड़ों ने अंधेरे की एक दीवार बना दी। जंगल मीलों तक फैला हुआ था, इतना घना कि कुछ भी छिप सकता था। अचानक मैंने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। वो धीमे और सोचे समझे लग रहे थे और मेरी स्पीड से स्पीड की नकल करते हुए लग रहे थे। मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे लगभग 20 फुट की दूरी पर एक लंबा चौड़ा आदमी बिना प्रेस किए हुए सूट पहने खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, मानो उसने कोई बेकार लॉटरी जीती हो। वो बस मुस्कुरा रहा था। रिज़ भगवान कभी हारता नहीं है। उसने सीटी बजाई इतनी जोर से कि सिर्फ मैं सुन सकूं। मेरा खून बर्फ की तरह जम गया। ऐसा लगा जैसे हवा तेज हो गई। मैं और तेज चलने लगी। वो मेरी स्पीड से अपनी स्पीड मिला रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि उसने अपना फोन मेरी तरफ कैमरा करके पकड़ा हुआ था। नीली लाइट उसके दाढ़ी वाले चेहरे पर चमक रही थी और मैं समझ सकती थी कि वो मेरे सोच से ज्यादा बूढ़ा और डरावना था। शायद 30 साल का, और उसकी आंखें बेजान थी। तो मेरी बेबी हो, उसने पुकारा। मुझसे दूर मत भागो, बस मेरे पास आओ जाने मन। मैंने पहले भी देखा था। माया ने मुझे बिना इजाजत के लड़कियों का पीछा करने और उनकी वीडियो बनाने वाले टिकटॉक वीडियोस दिखाए थे। बिना एक पल गवाए मैंने अपना फोन ढूंढा और उस वक्त मुझे याद आया कि वो बंद हो चुका था। जैसे मुझे एहसास हुआ कि हम उस जगह पर कितने अकेले थे, मेरे गले में घबराहट सी दौड़ गई। मेरे दाहिने ओर जंगल फैला था, बाईं ओर खाली बिल्डिंग्स थी और कम से कम 4 ब्लॉक तक मुझे किसी भी मेन सड़क या इंसान के होने की उम्मीद नहीं लग रही थी। चलो इसे और मुश्किल मत बनाओ यार, उसने जीप चटकाई। अब उसकी आवाज तेज हो गई थी। जेन बियर सोचती है कि हम उसके काबिल नहीं है, वो बहुत अच्छी है ना। मेरा दिल एक पल के लिए रुका, फिर जोर से धड़कने लगा। कम से कम मेरे दोस्त को हाय तो कह दो। वो हंसा। तुम पूरे इंटरनेट पर छा जाओगे, वायरल, बिल्कुल बाकियों की तरह। बाकियों की तरह?
हे भगवान, क्या वो गुमशुदा लड़कियों की बात कर रहा था? मैं उसे चकमा देने की उम्मीद में जंगल से दूर भागने की बजाय उसकी तरफ भागी। शायद मैं घूमकर समय पर कैंपस वापस पहुंच पाती, लेकिन जैसे जैसे मैं अंधेरे में और आगे बढ़ती गई, पेड़ मुझे घेरते हुए, मुझे निगलते हुए लग रहे थे। तुम्हारी हिम्मत की ताकत पड़ेगी, उसने चिल्लाकर कहा और परछाई में किसी पागल की तरह पीछा किया। खुद को गिरने से बचाने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। मैंने खुद को फोकस करने पर मजबूर किया, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तभी मुझे एक बात याद आई जो माया ने बताई थी। हमारे स्टूडेंट आईडी ऐप का एक इमरजेंसी फीचर, फोन बंद होने पर भी पैनिक बटन कैंपस सिक्योरिटी को मेरी लोकेशन बता देता था। मैंने अपना फोन निकाला और दुआ की कि थोड़ी बैटरी हो। इमरजेंसी बटन दबाते ही स्क्रीन चमक उठी, फिर उसकी तरफ मुड़ी। मैं चिल्लाई, मैंने कैंपस सिक्योरिटी को फोन कर दिया है, उन्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ। एल रेस बिगड़ैल खिलाड़ी होने के लिए। वो गुर्राया। पेड़ों की सरसराहट से ब्लेड की हल्की क्लिक की आवाज गूंजी तो मैं कांप उठी। मैं इसे अपने फॉलोअर्स के लिए थोड़ा और खास बनाना चाहूंगा। चाकू छोटा था पर धारदार था। धार पर गहरे दाग थे जिनसे मुझे उल्टी आ रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे अपनी बाह पर दबाया और अपनी त्वचा पर एल का निशान बना दिया। उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं रुकी। उसने अपनी त्वचा से खून चाटा और फिर कहा, देखो मैं कितना डेडिकेटेड हूँ। बाकियों ने मेरी कमिटमेंट की कदर नहीं की थी, लेकिन मुझे लगता है तुम जरूर करोगे। मैं फिर से दौड़ने लगी। मुझे पता था कि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा अंत हो जाएगा। वो लगातार चिल्ला रहा था कि रुको और अपने फॉलोअर्स के लिए पोज दो, लेकिन मैं जिस भी दिशा में जाऊं मुझे बस पेड़ों की अंतहीन कतार दिखाई दे रही थी। रेस भगवान जो चाहता है ले लेता है, वो चिल्लाया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और उसके करीब आने की आवाज आ रही थी। मेरे फेफड़े चलने लगे और मेरे पैर जली जैसे हो गए थे। फिर मैंने पेड़ों के बीच से लाल और नीली रोशनियां चमकती देखी। एक सायरन सुनाई दे रहा था जो तेज होता जा रहा था। नहीं 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 नहीं, वो मेरे पीछे चिल्लाया। हम बस अच्छे हिस्से में पहुंच रहे थे। जैसे ही 2 पेट्रोल गाड़ियां आकर रुकी, मैं लड़खड़ाते हुए गिर गई। अधिकारियों ने हथियार निकाले हुए थे। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। जेनिफर मॉरिसन, एक ने पुकारा, कैंपस सुरक्षा को तुम्हारा इमरजेंसी अलर्ट मिल गया है। मैं राहत की सांस लेते हुए गिर पड़ी। उन्होंने उसे मुझसे 20 फीट पीछे से पकड़ लिया। उसके हाथ में अभी भी खून से सना चाकू था और वो मुस्कुरा रहा था। जैसे उन्होंने उस आदमी को हथकड़ी लगाई, मैंने एक पुलिस अधिकारी को रेडियो पर कहते सुना, हमने उसे पकड़ लिया है, टिकटॉक किलर मार्कस वेब। बाद में स्टेशन पर उन्होंने मुझे उसका फोन दिखाया। हमारे पास घंटों की फुटेज थी जिसमें लड़कियां अकेले चल रही थी, डर कर भाग रही थी और बख्श दिए जाने की भीख मांग रही थी। वो डार्क वेब पर एक फोरम चलाता था जहां वो अपने विक्टिम्स के आखिरी पलों की तस्वीरें अपलोड करता था। उसके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में थी। लोग सच में इसे देखते थे, पैसे दांव पर लगाते थे और इसका मजा लेते थे। ऑफिसर विलियम्स ने कहा कि वो कई राज्यों में उसका पीछा कर रहे थे। मुझे 7वां विक्टिम माना जा रहा था। उन्हें 2 दिन बाद लाशें मिली। सभी उन जंगलों में दफन थी। नक्काशीदार लकड़ी के खंभों से निशान लगी हुई कब्रें। मुकदमा एक सर्कस जैसा था। उसके वकीलों ने प्रदर्शन कला और मानसिक बीमारी का दावा किया, लेकिन सबूत भारी थे। घंटों की फुटेज में उसे महिलाओं का पीछा करते हुए दिखाया गया था, जबकि उसके दर्शक तालियां बजा रहे थे। उसे बिना पैरोल के ताउम्र जेल की सजा मिली। उसके टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया, लेकिन उसके वीडियो अभी भी मौजूद हैं। इंटरनेट के अंधेरे कोनों में शेयर किए जा रहे हैं। मैं अब अकेली नहीं चलती, कभी नहीं। और मैं कहीं से भी निकलने से पहले अपने फोन की बैटरी चेक करती हूँ। कभी कभी मैं उसके फॉलोअर्स के बारे में सोचती हूँ। वो हजारों लोग जिन्होंने लड़कियों को बेरहमी से परेशान होते देखा और कमेंट में W लिखा, वो अब भी मौजूद हैं। किसी ऐसे अगले बीमार क्रिएटर का इंतजार कर रहे हैं जो इस ट्रेंड को अपनाए और इसे जारी रखे। मैं 3 महीने पहले इस टेक कंपनी में जॉब के लिए मिलान आया था। जिंदगी अच्छी लग रही थी, बल्कि बहुत अच्छी। मुझे इटालियन मीम्स और अजीबोगरीब इंटरनेट की चीजों की लत लग गई थी, इसलिए यहाँ रहना बिल्कुल वैसा ही डोपामिन हिट था जैसे ये जगह वादा करती थी। लेकिन 23 साल का होकर एक विदेशी देश में अकेला रहना बहुत जल्दी अकेलापन महसूस कराता है। मेरे अभी ज्यादा दोस्त नहीं थे और वीकेंड्स अक्सर घर पर कंबल में दुबक कर घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए बीतते थे। तभी लंच के टाइम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से लूसी मेरे पास एक पेट कैरियर लेकर आई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जो थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। तुमने कहा था तुम्हें एक साथी की बहुत जरूरत है। मुझे तुम्हारे लिए एकदम सही साथी मिल गया है, वो चिल्लाई। जब उसने उसे खोला तो मैंने एक बिल्ली देखी जिसके कॉलर पर डेविड नाम का टैग लटका हुआ था। डेविड किसी भी ऐसी बिल्ली जैसा नहीं था जिसे मैंने पहले कभी देखा था। उसके शरीर पर बिल्कुल बाल नहीं थे और उसकी स्किन लाइट में ट्रांसपेरेंट दिख रही थी। उसकी आंखें सर से बाहर निकली हुई थी जैसे अभी गिर जाएंगी। उसके हाथ पैर उसके शरीर के हिसाब से बहुत ज्यादा लंबे थे। वो ज्यादातर बिल्लियों से बड़ा था। ये अलग है।
मैंने उस अजीब जीव को ध्यान से देखते हुए कहा, ओह, क्या ये स्पेशल नहीं है? लूसी खिलखिलाकर हंसी। जैसे ही वो गई, बिल्ली ने सीधा मेरी तरफ देखा और एक धीमी भारी आवाज में कुछ कहा जो ज्ञात जैसा लगा। और मैं जोर से हंस पड़ा। बस यही था, ये सबका दिमाग खराब कर देने वाली चीज थी जो सच में सामने आ गई थी। मैंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसे गैटो गैट नाम दे दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। 500 के व्यूज, हजारों कमेंट्स। लोग इस अजीब इटालियन मीम बिल्ली को देखकर पागल हो रहे थे। मुझे लगा जैसे मुझे इंटरनेट पर सोने की खान मिल गई हो। लेकिन जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि बिल्ली का बर्ताव और भी अजीब होता जा रहा था। मैंने उसे अपने बेडरूम के दरवाजे पर अपने अजीब तरह से लंबे पंजों से खरोचते हुए देखा और वो अलग अलग आवाजों में ग्याट दोहरा रहा था। कभी कभी आवाज बहुत तेज होती थी और कभी कभी इतनी गहरी कि लगता कि जैसे वो कहीं और से आ रही हो। जब मैं उसे रोकने के लिए चिल्लाया तो वो एकदम शांत हो गया। फिर वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी उभरी हुई आंखों से मुझे घूरने लगा। वो पलके भी नहीं झपका रहा था। वो बस घूरे जा रहा था और घूरे जा रहा था और घूरे जा रहा था। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मैंने डेविड को खाना खिलाया और डिनर किया। लगभग 12 बजे मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपने हॉल के वीडियो पर कमेंट्स देख रहा था। तभी मुझे लिविंग रूम में किसी की आवाज सुनाई दी। एक सेकंड के लिए यहाँ आओ। मेरा गला सूख गया और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं 2 मंजिला घर में अकेला रहता हूँ। जैसे मैं लिविंग रूम में गया, मैंने डेविड को कमरे के बीचों बीच पाया। वो फिर से अपने 2 पैरों पर खड़ा था और सिर्फ यही नहीं, वो मुस्कुरा भी रहा था। एक पक्की डरावनी साइको वाली मुस्कान। जब उसने दोबारा बात की तो मेरी जान ही निकल गई। जिंदगी के फैसलों के बारे में सोच रहे हो, है ना मार्को? वो जीव मेरे करीब आया और अपने दांत दिखाते हुए बोला, तुम्हें मुझे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। मैं चीखते हुए अपने कमरे में भागा। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ठीक उसी समय जब बिल्ली या जो भी वो था मुझ पर झपटने वाला था। उस अफरा तफरी में मेरा फोन खुली खिड़की से बाहर गिर गया और नीचे गली में जा गिरा। 8 भयानक घंटों तक मैंने जिस भी भगवान को सुना उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगी। डेविड रुका नहीं। उसने दीवारों पर फर्नीचर फेंका और मुट्ठियों से मेरे दरवाजे पर पीटा। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा शोर नहीं था, वो आवाजें थी जो मजाक उड़ा रही थी और जहर की तरह लकड़ी से बह रही थी। बाहर आओ और खेलो मार्को। वो मेरी आवाज में फुसफुसाता था। क्या तुम एक और वीडियो नहीं बनाना चाहते? सुबह करीब 3 बजे दरवाजे पर इतनी जोर से आवाजें आने लगी कि मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो अंदर घुस जाएगा। मैं रेंग कर अपनी अलमारी में चला गया। अपने घुटनों को अपनी छाती से लगा लिया और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा कि ये सब सच नहीं। सुबह होने के आसपास मुझे बुखार चढ़ गया। मेरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था और तेज म्याऊं म्याऊं और शैतानी गुर्राहट की आवाजों से मेरे कान सुन हो गए। ये पता नहीं कितनी देर तक चलता रहा, लेकिन अचानक सब बंद हो गया। मुझे अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरकार मुझ में दरवाजा खोलने की हिम्मत हुई। मेरे बेडरूम के बाहर अपार्टमेंट किसी क्राइम सीन जैसा लग रहा था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, बर्तन टूटे हुए थे, हर जगह पर गहरे नाखूनों के निशान थे। लिविंग रूम में खून और बदबूदार लिक्विड से सनी हुई खाली खाल जैसी चीजों का एक ढेर पड़ा था। पूरे फर्श पर खून के धब्बे थे, जैसे कोई मेरे घर में किसी लाश को घसीट कर लाया। और डेविड, खैर वो तो वहां से गायब था। वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा फोन किचन काउंटर पर पड़ा था। इतने हंगामे के बावजूद वो किसी तरह टूटा नहीं था। मेरा कैमरा रोल में एक नया वीडियो था जो सुबह 4:17 रिकॉर्ड किया गया था। फुटेज में मेरा लिविंग रूम दिख रहा था। डेविड फ्रेम के बीच में खड़ा था, लेकिन अब वो डेविड नहीं था। उसकी स्किन एक बड़े कोट की तरह ढीली लटक रही थी और उसके नीचे, भगवान मैं बता नहीं सकता कि उसके नीचे क्या था। कुछ ऐसा जिसमें बहुत सारे जोड़े थे। उंगलियां ऐसी दिशाओं में मुड़ रही थी जो होना नहीं चाहिए, और एक ऐसा चेहरा जो लगातार इंसानी फीचर्स के बीच बदल रहा था जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा था। जैसी उस चीज ने डेविड की स्किन पूरी तरह से उतारी, वो सीधे कैमरे की तरफ देखने लगा। जब वो बोला तो उसने फिर से मेरी आवाज का इस्तेमाल किया। ये शरीर बूढ़ा हो रहा है। अब नया शरीर ढूंढने का टाइम आ गया है। वैसे फॉलोअर्स के लिए धन्यवाद।
उन्हें आगे जो होने वाला है वो बहुत पसंद आएगा। वीडियो मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज के साथ खत्म हो गया। मैंने तब से कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। अब जब भी मैं कोई वायरल वीडियो देखता हूँ, जब भी कोई चीज तुरंत मीम बन जाती है, तो मुझे हैरानी होती है कि क्या सच में ऑर्गेनिक है या कोई और हमारी पसंद का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहा है। स्किन वॉकर बदल रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और हमारी स्क्रीन के जरिए हमारी भाषा सीख रहे हैं। डेविड अभी भी मिलान में कहीं बाहर है, शायद किसी और का चेहरा पहने हुए और किसी और की आवाज में बोल रहा है। और कभी कभी देर रात जब मैं अपनी फीड स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, तो मुझे रैंडम वीडियो पर ऐसे कमेंट्स दिखते हैं जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे कमेंट्स जिनमें सिर्फ ज्ञात लिखा होता है और उन्हें हजारों लाइक्स मिलते हैं।